प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास का दिन है और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्र 8। और आज हमारी जो वर्कशीट है वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के बस की यात्रा इस पाठ से ली गई है और आज तिथि है 20 अक्टूबर 2020। बच्चों, आपने इससे पहले भी बस की यात्रा के कुछ गद्यांश जो पहले आए थे वो किए हैं और आज उससे आगे का भाग आपको भेजा गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बस की यात्रा ये एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, व्यंग यानी कि जब हम किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कह देते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि किसी को बुरा भी ना लगे, तो वह व्यंग कहलाता है। तो इस पाठ में बस की यात्रा के माध्यम से हमारे हरिशंकर परसाई जी ने ये बताया है कि मुनाफा कमाने के चक्कर में बस के जो मालिक हैं वो कैसी कैसी खटारा बसें चला देते हैं। तो चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। बच्चों, आपको पता है कि लेखक अपने 4 दोस्तों के साथ पन्ना से सतना जाने के लिए इस बस में बैठ रहे थे, जहाँ से उनको जबलपुर के लिए ट्रेन मिलनी थी। और सभी लोग जो आसपास के लोग थे उन्होंने मना किया था कि इस बस में शाम को 4 बजे वाली बस से आप बिल्कुल भी सतना के लिए ना निकलें। क्यों? क्योंकि ये बस पुरानी थी, घिसी पिटी थी और वो जहाँ मर्जी खराब होकर खड़ी हो जाती थी। क्योंकि जो लोग उस बस से यात्रा कर चुके थे उन्हें मालूम था, उनको अनुभव था कि इस बस में क्या परेशानी होती है। लेकिन फिर भी लेखक को और उनके दोस्तों को जबलपुर पहुंचना था, तो इसलिए वो इसी बस से चल पड़े। अब जब बस चलने लगी तो आगे क्या हुआ? एकाएक बस रुक गई। अब बस जो है रुक गई अचानक। एकाएक मतलब अचानक रुक गई। अब क्यों रुक गई? मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब जो बस है वो पेट्रोल से चलती है, आप जानते हैं। कार है, बस हैं, ट्रक हैं, पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। और ये जो बस थी ये पेट्रोल से चलती थी और जब टंकी में छेद हो गया तो वो सारा पेट्रोल निकल गया। अब बस कैसे चलेगी? तो फिर ड्राइवर ने देखे क्या किया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रख लिया। उस बस का ड्राइवर कितना होशियार, जो टंकी में से पेट्रोल निकल रहा था उसको बाल्टी में भरा और अपने बगल में रख लिया और उसमें एक नली डाल ली। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब जो इंजन चलता है वो पेट्रोल की जब उसमें सप्लाई आती है तो इसलिए फिर तब वो गाड़ी चलती है, तब हमारी बस चलती है। तो अब ड्राइवर ने क्या किया कि टंकी में छेद हो गया और सीधा सा पेट्रोल जो है बस पर नहीं पहुंच रहा था, बस के इंजन पे नहीं पहुंच रहा था, तो उसने बाल्टी में रख ली और उसमें नली डाल ली और उससे जो तेल पेट्रोल था वो इंजन में भेजने लगा। अब लेखक कह रहे हैं कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे की माँ मुंह में क्या लगाती है? दूध की बोतल। अच्छा, क्या हुआ कि जब वो बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और लेखक ने पेट्रोल बाल्टी में भर कर और उसका नली जो है इंजन में लगा दी, तो लेखक क्या कह रहे हैं? उनको क्या आशा लग रही है, उम्मीद लग रही है कि थोड़ी देर में अचानक जैसे ही बस रुक गई तो लेखक को मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और ड्राइवर ने पेट्रोल की को बाल्टी में भर के
इंजन में नली लगा दी है, तो उनको ये लगने लगा कि अब बस का जो मालिक है वो क्या करेगा, इंजन को गोद में रख लेगा और क्या करेगा, उसे वैसे पेट्रोल पिलाएगा जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर लेखक ने बहुत बड़ा एक व्यंग किया है कि जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, ऐसे ही वो उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। और ड्राइवर जो है कर भी यही रहा था कि नली से इंजन को पेट्रोल की सप्लाई कर रहा था। अब उससे आगे लेखक कह रहे हैं कि बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब जो बस थी पहले से थोड़ी तेज चल रही थी, तो उन्हें लगा कि मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक जब से इस बस में बैठे थे, लोगों के मना करने के बाद भी जब इस बस में बैठ गए थे, तब से बस कुछ ना कुछ उसमें परेशानी हो रही थी। बस के चालू होते कभी उसकी खिड़कियाँ हिलने डुलने लगी थी, सारी बस ही इंजन जैसी लग रही थी लेखक को, क्योंकि सारे उसके भाग पार्ट जो हैं बस के हिल डुल रहे थे। तो अब जब बस थोड़ा सा चलने लगी तो उनको लगा कि मुझे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बस इतनी पुरानी थी और उसका कोई भी हिस्सा ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो लेखक सोचते हैं बस ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। अब बस जो है, बस के जो ब्रेक हैं वो फेल हो जाएंगे, उनको ये डर लग रहा था। और जो ड्राइवर ने जो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था वो टूट सकता है, उनको ये डर लग रहा था। और उससे क्या होगा कि बस फिर भी रुक सकती है या कुछ भी बस के साथ परेशानी हो सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब मन को मोहने वाले। बस में जब हम कहीं सफ़र करते हैं और बस में, ट्रेन में या कार में जब भी हम जाते हैं, तो हम अपने बाहर आसपास के जो दृश्य हैं उनको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं हमें हरे हरे पेड़ नज़र आएंगे, कहीं हमें पहाड़ नज़र आते हैं, कभी हम नदी के किनारे किनारे चल रहे होते हैं तो वो नज़र आते हैं। तो वो हमें, या हमें हरे भरे खेत नज़र आते हैं। तो वो दृश्य लेखक को बहुत लुभावने लग रहे थे, हमें भी लगते हैं, मतलब मन को भाने वाले लग रहे थे, तो मनमोहक। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब लेखक कह रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, हरे भरे, मतलब हरियाली से भरे हुए थे, और जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब देखिए, सफ़र पे जा रहे हैं, दृश्य जो हैं, प्रकृति के दृश्य जो लुभावने हैं, मनमोहक है, वो ये भी बता रहे हैं। दोनों तरफ पेड़ भी हैं, लेकिन जब हम जिन चीज़ों को देख के उन्हें खुश होना चाहिए था, वो उनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। किसको? पेड़ों को। क्यों समझ रहे हैं? अब देखिए, हम आगे बताएंगे। जो भी पेड़ आता था डर लगता था कि बस इससे टकरा जाएगी। अब लेखक को पेड़ दुश्मन इसलिए लग रहे थे क्योंकि बस की हालत देखकर उन्हें ये डर था कि कहीं भी अचानक ये खड़ी हो जाती है और अगर इसका ब्रेक फेल हो गया तो ये किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी। तो इसलिए उनको पेड़ जो है अपना दुश्मन लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। अब उन्हें क्या था कि लेखक जो है इतना डर गए थे उस बस में बैठ के, तो उन्हें ये लगता था कि अब एक पेड़ निकल गया, हाय राम, अब दूसरा पेड़ आएगा, उससे टकरा जाएगी। मतलब उनके मन में ये एक भय था, डर था। और इसी तरह जब आगे उन्हें झील दिखी तो उसमें लगा गोता लगाएगी। गोता लगाने का मतलब कि बस जो है उसमें डूब जाएगी, उसमें डुबकी लगा लेगी। तो ये उनको, लेखक को लग रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। एक बस फिर रुकी। अब क्या हुआ, पहले भी रुक गई थी, फिर एकाएक रुक गई। एकाएक मतलब अर्थात अचानक। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें आजमाई, तरकीबें लगाई, मतलब उसने बहुत सारे उपाय किए कि कैसे ही तो ये बस चल जाए। लेकिन
वह चली नहीं, जो उनकी तरकीबें थी, जो उनके उपाय थे, वो नहीं चले। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बच्चों, अब यहाँ पर लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें विनय पूर्वक अवज्ञा, अंग्रेजों के काम को, आज्ञा को मानना मना कर दिया था कि हम इनका कोई भी काम बात नहीं मानेंगे। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें कि कोई तोड़फोड़ नहीं थी, चुपचाप शांतिपूर्वक वो अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो अब लेखक, ये भी एक व्यंग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बस ने ये कर दिया। तो लेखक आगे इस तरह बता रहे हैं कि कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब बस बार बार रुक रही थी। अब जब लोगों ने उनसे कुछ कहना शुरू किया, बस के हिस्सेदार, आपको पता है कि पाठ के शुरू में ही बताया गया था कि बस के हिस्सेदार भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। वो कहते हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है, इत्तेफाक की बात है। अब इत्तेफाक मतलब अचानक ही ऐसा हो रहा है, वैसे तो नहीं होता था। अच्छी खासी बस है, फिर भी पता नहीं आज क्या रुक रही है ये। तो ये कौन कह रहे हैं? बस के हिस्सेदार। अब देखिए आगे, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बच्चों, ये क्षीण है, कमजोर। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय माने बेचारी लग रही थी। अब वृक्षों के, आपको मालूम है जहाँ बस जा रही थी उसके दोनों तरफ हरे भरे घने पेड़ थे। तो उन पेड़ों से जो चांदनी नीचे आ रही थी, चांदनी की किरणें जो ज़मीन पे पड़ रही थी, वो मंदी मंदी कमज़ोर थी, क्षीण थी। और वहीं क्या खड़ी थी? वृक्षों की छाया के नीचे बस खड़ी हुई थी, और कैसी लग रही थी? दयनीय, बेचारी लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा। लेखक को क्या लग रहा था? कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। दयनीय। लेखक बता रहे हैं कि जो बस खराब होके पेड़ों के नीचे खड़ी हो गई थी, और ऊपर से जो चांदनी की जो कमज़ोर किरणें जो पड़ रही थी, और उनमें जो बस दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। आपने देखे कि बच्चों, जब कोई वृद्धा का मतलब बूढ़ी स्त्री, तो जब वो कहीं जाती हैं कुछ सामान लेने, कहीं घूमने फिरने, तो वो थक जाती हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रुक जाती हैं। तो बस के लिए भी लेखक यही कह रहे हैं कि वो बस खड़ी हुई ऐसी लग रही है मुझे कि जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, क्योंकि बस भी बहुत पुरानी थी और वो भी लंबा सफ़र नहीं कर पा रही थी, उसके कल पुर्जे सब खराब थे, बार बार रुक रही थी। तो लेखक ने उनको वृद्धा के समान बताया कि जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई, वैसे ही ये बस भी थक कर रुक गई है। हमें ग्लानि हो रही थी। अब लेखक को ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बेयाबान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी हो पड़ेगी। अब लेखक कह रहे हैं कि हम जब सारे के सारे इसमें बैठकर आ गए, तो हमें थोड़ा सा खेद हो रहा है कि हम क्यों आ गए इसमें बैठ के। इतनी बुजुर्ग सी, इतनी पुरानी सी ये बस है, और हम इसके ऊपर सब लद गए हैं। तो अगर मान लो ये अब नहीं चली, ख़त्म हो गई, मतलब ये बस अर्थात, और उसको जो उन्होंने शब्द दिया है प्राणांत, जैसे अब ये यहाँ पर मानवीकरण समझ लीजिए कर दिया गया है बस का, क्योंकि बस के प्राणों का अंत नहीं होता। किसी जीवित इंसान, पशु पक्षी, इनका प्राणांत होता है, इनके प्राणों का अंत होता है। तो अब यहाँ वो बस को कह रहे हैं कि अगर इसका प्राणांत हो गया इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसान, जो बस जो है जंगल के रास्ते से जाती थी और रात में वो बियाबान जंगल में सुनसान में खड़ी हो गई थी, तो हमें इसकी अंत्येष्टि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो हम उसका क्रियाक्रम करवाते हैं उसको अंत्येष्टि कहते हैं।
तो लेखक कह रहे हैं कि अगर इस समय इसका प्राणांत हो गया इस सुनसान जंगल में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसको यहीं पर फेंक देना पड़ेगा, मतलब इसका संस्कार कर देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब बस लेखक तो ये सब बातें सोच रहे थे और उधर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। तो हिस्सेदार साहब, बस के जो हिस्सेदार थे, उन्होंने इंजन खोल के उसको कुछ ठीक ठाक किया, थोड़ी दूर बस आगे चली, अब उसकी चाल पहले से और कम हो गई थी, जो पहले चल रही थी और धीमी धीमी हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोश ज्योति जाने लगी थी। अब लेखक बार बार बस को वृद्धा कह रहे हैं। जैसे वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो वैसे ही लेखक बता रहे हैं कि बस की जो रोशनी थी, बस के चलने की जो ताकत थी, वो भी कमज़ोर हो रही थी। और चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। तो देखिए बच्चों, जब बस की बैटरी डाउन हो जाती है या उसमें पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो हेडलाइट्स हैं वो कमज़ोर, मंदी मंदी चलती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, क्योंकि तेज हेड जब लाइट दिखती है बस की तो बस दौड़ी चली जाती है, लेकिन अब बस पुरानी थी, उसकी बैटरी कम थी, उसमें पेट्रोल भी कम था, तो उसकी जो हेडलाइट थी, जो लाइट थी, वो कम जल रही थी। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। और ड्राइवर भी उसको उसी तरह चला रहा था, धीरे धीरे, क्योंकि एक तो बस ख़राब थी और उसकी लाइट नहीं जल रही थी, और तो चांदनी रात में वो धीरे धीरे चला रहा था, तो इसलिए लेखक उसको कह रहे हैं कि वह रेंग कर चल रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो क्या होता था, बस को कोई भी आगे पीछे से गाड़ी आती दिखाई दी तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो ड्राइवर उस बस को एक किनारे कर लेता था, वहाँ खड़ी हो जाती थी। और तो लेखक कह रहे हैं कि मान लो उनको ऐसा लगता था कि बस कह रही है पीछे वाली गाड़ी से जो तेज़ चली आ रही थी कि बेटा तुम निकल जाओ, मेरी तो उम्र ही नहीं है। उम्र ही नहीं का मतलब मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं इतनी तेज़ नहीं चल सकती, आप ही आगे निकल जाओ। किसको कह रही थी बस? अपने पीछे आने वाली बस को या गाड़ी को। तो देखा बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक ने एक व्यंग उस बस के ऊपर किया है, और बस के ऊपर व्यंग से जो है उन्होंने बस के मालिकों पर व्यंग किया है कि वो खटारा गाड़ियों को भी चलाते रहते थे, चाहे लोग कितने ही परेशान हों, अपने काम पे समय पे पहुंच पाएँ, कितनी भी दुखी हो जाएं, लेकिन वो अपना काम चलाते रहते थे। वो बिल्कुल भी ये नहीं मानते थे कि उनकी बस खटारा है, वो तो फर्स्ट क्लास बताते थे उसको। ये तो अब देखिए, अब ये हमने गद्यांश पढ़ा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम इसमें जो हमारे शब्द अर्थ हैं, एकाएक, अचानक, उम्मीद, आशा, रफ्तार, गति, मील, 1760 गज की दूरी, ये एक नापने का, ज़मीन को नापने का या दूरी को नापने का एक तरीका है जो मील कहलाता है। लुभावने, मनमोहक या सुंदर, गोता, डुबकी, और तरकीबें, उपाय। शीन, कमजोर, दैनी, बेचारी, खेद, ग्लानि का अर्थ है खेद, प्राणांत, मर जाना, मर जाता है कोई, बियाबान इसका है सुनसान, और अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाक्रम करना, टटोल कर और ढूंढ ढूंढ कर। टटोल का मतलब है ढूंढ कर। वो कहते हैं चांदनी में बस रास्ता टटोल रही थी, ढूंढ रही थी। रेंग कर का मतलब बहुत धीरे धीरे। तो बच्चे देखिए, ये शब्द अर्थ हैं। अब आपने ये एक व्याख्या कर ली है और शब्द अर्थ भी किए हैं। मुझे आशा है कि आप ये सब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, अब इस गद्यांश के आधार पे जो पहला प्रश्न है, बस अचानक क्यों रुक गई।
तो अभी आपने जो गद्यांश पढ़ा है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रुक गई। तो आप अपने उत्तर में लिखेंगे कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए बस अचानक रुक गई। अब जो दूसरा प्रश्न है कि लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो आप लिखेंगे कि लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि जब से लेखक ने जब से यात्रा शुरू की थी तब से ही बस कई बार खराब हो चुकी थी। उनको बस के अन्य जो पुर्जे थे, ब्रेक था, स्टीयरिंग थी आदि इन सब के फेल होने का डर बैठा हुआ था। तो लेखक को इसलिए इस पर भरोसा नहीं था। अब एक प्रश्न है तीसरा, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, जबकि वो बता रहे हैं कि यात्रा में पेड़ जो है मनमोहक लग रहे थे, प्रकृति के नज़ारे मनमोहक लग रहे थे, तो लेकिन उनको दुश्मन क्यों समझ रहे थे लेखक। तो देखिए, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जा जो है खराब हो रहा था और बस बार बार रुक रही थी। अब लेखक का विश्वास इसलिए उस पर से हट गया कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है। जब उसके पुर्जे सब निकल रहे थे, खराब हो रहे थे, तो बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है और उसका स्टीयरिंग भी टूट सकता है। तो और बस जो है अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ों से टकरा सकती है, इसलिए वो अपना हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा। अब आप ये देखिए कि लेखक जो हैं बस को बेचारी कह रहे हैं, तो हमें उसका उत्तर बताना होगा कि क्यों कह रहे हैं। लेखक को खराब हुई बस चांदनी में पेड़ के नीचे खड़ी एक वृद्धा के समान लग रही थी और जिस पे वो अपने साथियों के साथ लदकर आ गए थे। उनको लग रहा था कि उनकी वजह से ये बस खराब हो गई है, इसलिए वो उसको बेचारी कह रहे थे। अब ये प्रश्न भी हो गया। अब अगला है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, अपने शब्दों में लिखे। बच्चों, आपने देखो इसमें पढ़ा है कि लेखक जब बता रहे हैं कि वो वृद्धा जैसी है, बस जो है वृद्धा जैसी है और बार बार रुक रही थी, वो उनकी ज्योति कमज़ोर हो गई थी, रास्ता टटोर टटोर के चल रही थी। तो इन सब बातों के आधार पर आपको बताना है कि बस की तुलना वृद्धा से इसलिए की गई कि बस जो है वृद्धा की तरह बहुत पुरानी थी। जैसे वृद्धा अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, उनकी चाल जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो बस भी उसी तरह कर रही थी कि उसकी जो लाइटें थी वो कम मंदी मंदी जल रही थी और बस की जो चाल थी वो रेंग रही थी बिल्कुल। तो इसी और जहाँ मर्जी वो रुक जाती थी। जैसे वृद्ध स्त्रियाँ लंबा रास्ता नहीं चल पाती और थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के रास्ता पार करती, तो ऐसे ही जो हमारी जो बस थी, लेखक जिस बस में बैठे थे वो भी बार बार रुक जाती थी, फिर थोड़ी देर चलती थी, फिर रुक जाती थी। तो ये सब इसीलिए बस की तुलना वृद्धा से की गई है। और कोई गाड़ी पीछे से आती थी तो बस उनको रास्ता दे देती थी, जैसे बड़े लोग करते हैं। कोई बस गाड़ी कोई आती है तो वो भी एक तरफ, सड़क के एक तरफ खड़े हो जाते हैं कि जब ये बस या गाड़ी चली जाएगी तब हम चलेंगे। तो इसीलिए लेखक ने बस की तुलना वृद्धा से की है और ये आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि एक और आपकी जो गतिविधि आई है अब की बार इस पाठ में, एक्टिविटी, गतिविधि। तो अब इसमें लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और उनका जो पाठ है ये बस की यात्रा, और ये एक व्यंग है। व्यंग जिसमें पहले भी बताया कि जिसमें बात को घुमा फिरा कर ऐसे कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। अब इस पाठ में भी कई ऐसे वाक्य हैं जैसे बातें कही गई हैं, बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो अब आपको क्या करना है कि इस पूरे पाठ में ऐसे और वाक्य ढूंढने हैं। कैसे? बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो आपको ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिनसे क्या लगे कि बस के बारे में व्यंग किया गया है।
और आप इस पाठ में इससे पहले जो आपकी कार्यपत्रक आई हैं या आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। पहले आप ये वर्कशीट ये गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर गतिविधि गतिविधि आपको रोचक ढंग से सुंदर सी बढ़िया सी बनानी है जैसे आप पहले करते रहे हो। अब बच्चों, अब एक आपको एक संदेश देना है। आप जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना फैला हुआ है, तो उसके लिए हमें उससे विरुद्ध लड़ाई लड़नी है और हमें क्या करना है, मास्क पहने रहना है। जब भी हम बाहर निकलें मास्क पहने और हम बार बार हाथ धोएं और दूरी बनाए रखें लोगों से। जब हमें लोग मिलें तो हम उनके नज़दीक जाके उनके पास जाके उनसे बातचीत ना करें, उनसे एक दूरी बना के रखें। तो ठीक है बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट है। इसी के साथ में आपके प्रश्न के उत्तर आपको लिख कर दे रही हूँ, तो आप उन प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में कर लीजिए। और आपको नोटबुक में जब करने से पहले पाठ का नाम, कार्यपत्रक, विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ये ज़रूर लिखना है, जिससे टीचर को पता रहे, अध्यापिका को पता रहे कि किस बच्चे की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम ये पाठ पढ़ ये गद्यांश करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे।